Hello everyone. Today we are going to learn about satellites. आज हम किसके बारे में जानेंगे? Satellites के बारे में. In the previous class we have learned about eclipse. जो लास्ट क्लास थी आपकी उसमें आपने क्या क्या सीखा था? Eclipse and types of eclipse. कौन कौन से सीखे थे हमने? Solar eclipse and lunar eclipse. ठीक है. एंड नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट सैटेलाइट. आज हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि सैटेलाइट होता क्या है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है. और जो एक अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है यानी मून, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून. और मून के बारे में एंड उसके फेजेस के बारे में. आपने देखा होगा कि मून, जैसे आप डेली चेक करते हैं, मून को डेली देखेंगे तो उसकी शेप चेंज होती रहती है, तो वो फेजेस कहलाते हैं. तो आज हम उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है. तो सैटेलाइट कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट. तो हम क्या बोलेंगे? एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इज नोन एज अ सैटेलाइट. कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं. दी मून ऑर्बिट्स अराउंड दी अर्थ. जैसे आपको पता है जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो इट इज़ देयरफॉर नोन एज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. इसी वजह से मून को हम क्या कहते हैं? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. अब बेटा देखो, यहाँ पे आपने नेचुरल सैटेलाइट पढ़ा, तो नेचुरल सैटेलाइट भी क्या हुआ? सैटेलाइट का एक तरह का फर्स्ट टाइप हुआ. तो वन टाइप क्या हो गया आपका? नेचुरल सैटेलाइट. एंड सेकेंड टाइप क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है. तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है? जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, मैन मेड नहीं है, इसको इंसान ने नहीं बनाया है, जो पहले से ही प्रकृति में प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है, यूनिवर्स में है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट. और उसके बाद आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका दूसरा नेम क्या है? मैन मेड सैटेलाइट. तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है मैन मेड सैटेलाइट, तो वो सैटेलाइट कौन से होते हैं? जिसको इंसान बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है जिसको, और उसको हमने यूनिवर्स में भेजा है ताकि हम वहाँ के बारे में जान सकें. जैसे आपने सुना होगा कि सैटेलाइट मार्स पे भेजा गया ये जानने के लिए कि मार्स पे पानी है या नहीं है, वहाँ पे वेदर कैसा है, मार्स की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए. तो इस तरह से ह्यूमन होते हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं वो कौन से होते हैं? जो इंसान बनाते हैं. और मैन मेड सैटेलाइट का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है. अब वी ऑलरेडी नो अबाउट द फेजेस ऑफ द मून फ्रॉम अर्लियर क्लासेस. आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, जब आप 4th में थे वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि मून के फेजेस कौन कौन से होते हैं, कैसे होता है मून. ठीक है. तो उसके बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे. पहले तो आपने जस्ट मून के फेजेस के बारे में एक स्मॉल इंट्रो समझी थी अब तक. अब हम उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, प्लस उसके जितने भी फेजेस हैं उनके नेम्स जानेंगे. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. मून एंड इट्स फेजेस. मून और मून के फेजेस के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं. We know that moon is about 1/4 the size of the earth and its gravitational force is much lesser than the earth. आप सबको ये पता है कि जो मून है वो अर्थ का 1/4 साइज है. जैसे अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है, तो जो मून का साइज़ है कितना होगा? अगर हमने अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, तो जो 4th पार्ट होगा इस पार्ट के इक्वल है मून. ठीक है. यानी अर्थ 3/4 टाइम्स बड़ी है. ठीक है. ये साइज़ का क्लियर हुआ. पहली चीज़ हमने क्या जानी कि 1/4 है अर्थ के साइज़ से. और जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने पढ़ा था ना, जिसमें क्या होता है कि जैसे अब हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचना, जैसे अर्थ का सरफेस है, अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी एक ऐसा फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द अर्थ, अर्थ से हम पे लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि जो मून है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है. मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से बहुत ज़्यादा कम है. अब अर्थ से मून का कितना है? 1/6. ठीक है. यानी 6th पार्ट है.
वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे ऑन द मून वी विल वे 1/6 ऑफ व्हाट वी वे ऑन द अर्थ। जब भी आप चांद पे जाएंगे तो जो आपका वेट होगा, वज़न होगा, वो कितना हो जाएगा 1/6। यानी जितना आपका वेट है उसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, वो आपका वेट होगा जब आप मून पे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का वेट 36 है अर्थ पे, अपने यहाँ पे पृथ्वी पे जब आपने वेट कैलकुलेट किया, आपका ऑब्जर्व किया आपने वेट, तो आपका वेट कितना हुआ, आपका वेट मेज़र करने पे कितना है 36। तो मून पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी मून पे आपका वेट कितना होगा 6 किलोग्राम्स। ठीक है, तो समझ में आया, यानी मून पे वेट कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो अब तक हमने 2 बातें सीखी। पहली कि मून का साइज़ अर्थ के साइज़ से 1/4 है, एंड मून पे वेट कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है वहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The revolution of the moon around the earth causes different amounts of the moon's face to be lit up by the sun। अब जब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, ऐसे चारों तरफ घूमता है, तो इससे जो सूरज की जो रोशनी होती है, सनलाइट जो होती है, वो मून के अलग अलग हिस्से पे पड़ती है। ठीक है, अलग अलग हिस्से पे पड़ेगी, तो जिस हिस्से पे मून पे लाइट आती है वही हिस्सा हमें दिखाई देगा। ठीक है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि मून की खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे जैसे वो रिवॉल्व करेगा तो अलग अलग पोर्शन पे, मून के अलग अलग फेस पे सन की लाइट आएगी, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द मून, कि मून कहाँ पे है अर्थ के। ठीक है, दिस इज़ वाई द मून अपीयर्स टू चेंज शेप। यही कारण है कि जो मून है उसका शेप बदलता हुआ दिखाई दे। अगर किसी ने पूछा आपसे कि मून का शेप क्यों बदलता है, मून जैसे आपने देखा है रात को कभी मून, कभी तो आपको पूरा चांद दिखाई देगा, कभी आधा दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा दिखाई देता है, कभी कुछ मतलब पूरे से थोड़ा सा कम दिखाई देगा, तो अलग अलग फेस दिखाई देते हैं मून के। तो वो क्यों दिखाई देते हैं, तो उसका रीज़न आपको समझ में आ गया कि वो जिस तरह से अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है उसके कारण सनलाइट उसके अलग अलग फेस पे पड़ती है, जिससे कि उसके फेजेस चेंज होते हैं। ठीक है, These changing shapes of the moon that we see every night are called the phases of moon। अब जो ये चेंजेस फेज हैं, जो मून अलग अलग शेप में दिखाई देता है हमें, तो ये जो चेंजिंग शेप्स है मून की, इसको हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून कहते हैं। अब मून के टोटल कितने फेजेस हैं, 8 फेजेस हैं। कितने हैं, 8। देयर आर 8 फेजेस ऑफ द मून। मून के 8 फेजेस हैं। द नेम्स ऑफ द फेजेस आर अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द मून। कि जो इनके नेम है, शेप जो मून के फेजेस के जो भी हमने नाम रखे हैं वो किस बेस पे रखे हैं कि उनका कितना हिस्सा हमें दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हम न्यू मून के बारे में। ठीक है, न्यू मून कौन सा होता है, द फेज ऑफ द मून इन विच द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ डज नॉट गेट एनी सनलाइट इज कॉल्ड न्यू मून। यानी वो फेज, वो हिस्सा जिसमें कि जब मून की जिस फेस की तरफ से, मतलब जहाँ से हमें मून दिखाई देता है, यानी अर्थ पर से जो साइड मून की दिखाई देती है उस साइड पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती, उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, न्यू मून। और क्योंकि उस फेस पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पड़ रही तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। द मून कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज़ में मून हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे आपने बोला है ना अमावस होती है, तो इस तरह से पूरा ब्लैक हो जाता है ये वाला फेस, यहाँ पे लाइट आ ही नहीं रही है मून सन की, तो इस वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता। तो इसको हम क्या कहते हैं, अमावस सुनी होगी ना आपने, वो उसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून। ठीक है, 1 फेज हो गया आपका क्लियर। अब आता है वैक्सिंग क्रेसेंट। वैक्सिंग क्रेसेंट। अब वैक्सिंग क्रेसेंट क्या होता है, जिसमें द फेज ऑफ द मून इन विच ओनली thin portion of the moon can be seen is called waxing crescent। वो फेज जिसमें मून का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग क्रेसेंट। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज द मून अपीयर्स टू ग्रो। इस फेज में ऐसा लग रहा है जैसे मून बड़ा हो रहा है। देखो पिक्चर में ये यहाँ पे न्यू मून था। ठीक है, न्यू मून में मून ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता ना, सनलाइट नहीं आती, अमावस बोलते हैं। इसके बाद जो थोड़ा सा हिस्सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग क्रेसेंट। ठीक है,
यानी न्यू मून के बाद जो नेक्स्ट फेज होगा वो क्या होगा आपका वैक्सिंग क्रेसेंट, जिसमें आपको मून थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वैक्सिंग क्रेसेंट डन। उसके बाद आता है हाफ मून। हाफ मून जैसे नाम से ही पता है कि इसका सिर्फ आधा हिस्सा दिखाई देता है। द फेज ऑफ द मून इन विच ओनली हाफ ऑफ द मून कैन बी सीन, जिसमें आधा मून दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, हाफ मून। जैसे आपने यहाँ पे देखेंगे कि वैक्सिंग क्रेसेंट के नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे हाफ दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है, हाफ मून। इसी तरीके से जब ये वापस फिर जैसे आगे फोर्थ राउंड और होता है इसका, यानी इस हाफ मून के बाद 1 2 3 फोर्थ फेज जो आता है वो फिर से हाफ मून का कहलाया जाता है। ठीक है, तो जिस इन दोनों में आपने देखा ना कि क्या है, दोनों में ही आधा चांद दिखाई दे रहा है। अब आता है वैक्सिंग गिब्बस। ठीक है, वैक्सिंग गिब्बस। वैक्सिंग गिब्बस क्या होता है, इस फेज में बहुत सारे मतलब ज़्यादा पार्ट मून का दिखाई देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हाफ दिखाई दे रहा था, यहाँ पे देखो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो ये आपका वाइट पोर्शन है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो मून का ज़्यादा हिस्सा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मून इज़ विजिबल, मून का ज़्यादा हिस्सा आपको दिखाई देता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, वैक्सिंग गिब्बस बोलते हैं। इसके बाद आता है फुल मून। फुल मून हम किसको बोलते हैं, पूर्णिमा को, जिसमें पूरा चांद दिखाई देता है। तो फुल मून नेम से ही क्लियर है कि entire face of the moon is visible. In this phase of the moon we can see the entire face of the moon. इस फेज में हम मून को, पूरे चांद को देख सकते हैं। उस फेज को हमने क्या कहा, फुल मून। अब फुल मून के बाद फिर क्या आएगा, वैनिंग गिब्बस। वैनिंग गिब्बस क्या होता है, वो फेज व्हेन वी सी ऑलमोस्ट द होल ऑफ द मून इज कॉल्ड वैनिंग। लगभग पूरा मून दिखाई देता है हमें, यहाँ पे कुछ छुप जाता है ना, ये मतलब यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, वैनिंग गिब्बस। अब इस फेज में क्या लगता है कि मून छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि देखो, आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे वैक्सिंग गिब्बस में भी इतना ही मून दिखाई दे रहा है और वैनिंग गिब्बस में भी इतना मून दिखाई दे रहा है। तो बेटा इसको समझना क्या है, न्यू मून पे क्या था, बिल्कुल मून दिखाई नहीं दे रहा था, फिर थोड़ा सा और मून दिखाई दिया, फिर आधा मून दिखाई दिया, फिर लगभग पूरा मतलब आधे से ज़्यादा मून दिखाई देने लगा, फिर पूरा मून दिखाई देने लगा। अब ये मून कम हो रहा है ना, थोड़ा कम दिखाई देने लगा, तो इस फेज़ को जहाँ पे मून थोड़ा कम दिखाई देता है, इस फेज़ को हम क्या कहेंगे, वैनिंग गिब्बस। यानी फुल मून के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो होता है अपना वैनिंग गिब्बस। ठीक है, अगेन जो नेक्स्ट है हाफ मून आ गया। हाफ मून आप समझ ही गए थे कि मून आधा दिखाई देता है। फिर आता है वैनिंग क्रेसेंट। वैनिंग क्रेसेंट में क्या होता है कि बहुत थिन पोर्शन मून का दिखाई देता है। ठीक है, अगेन आप कहेंगे कि मैम वैक्सिंग क्रेसेंट और वैनिंग क्रेसेंट, तो बेटा देखो वैक्सिंग क्रेसेंट में क्या हुआ था, न्यू मून से थोड़ा सा दिखाई देना शुरू हुआ था। ठीक है, यानी ये बढ़ना शुरू हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे घटना शुरू हो रहा है, यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट फेज होगा वो फिर से न्यू मून का होगा, चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस है वैक्सिंग क्रेसेंट में और वैनिंग क्रेसेंट में। वैक्सिंग क्रेसेंट में ग्रो होता दिखाई देता है, और वैनिंग जो क्रेसेंट होता है उसमें कम होता दिखाई देता है। ठीक है, अब आता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जिनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। उसके बाद देयर आर मैन मेड मशीन्स ऑल्सो, कुछ इंसान द्वारा बनाई गई मशीन्स भी हैं दैट हैव बीन सेंट टू स्पेस, जो स्पेस में भेजी गई हैं टू ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, ताकि उनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकें। तो इस तरह की जो मशीन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रिडिक्टिंग वेदर, मौसम के बारे में। आप जैसे न्यूज़ में सुनते हैं ना कि आज बारिश होएगी, आज ओले गिर सकते हैं, आज ठंड ज़्यादा होगी, तो वो किसकी वजह से होता है, सैटेलाइट की वजह से। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स मोर, यूनिवर्स के बारे में और जानकारियाँ जानने के लिए। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि कोई मिट्योर अर्थ की तरफ आ रहा है या कोई कॉमेट आ रहा है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इनकी हेल्प से जान सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड फंक्शन क्या है, वो क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लाइक टेलीविज़न सिग्नल, मोबाइल कनेक्शन एंड रेडियो सिग्नल। ये सिग्नल्स भेजने, जो इन कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स हैं अपने, इनके सिग्नल्स सेंड करने में हमारी हेल्प करता है। मॉनिटरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक एरप्शंस, जो नेचर में कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे जंगलों में आग लग जाना, वोल्केनो इरप्ट होना, वोल्केनो जैसे कहते हैं ना लावा फूटता है जिससे, तो वो होना, ये कौन बताता है हमें, ये सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन मिलती है।
ठीक है, अब जो फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। द फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन एक कंट्री है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट भेजा था सोवियत यूनियन ने, किस में, 1957 में भेजा था। मैनी स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट have also been sent to planets like Mars to study about them and to look the presence of water on their surface। इसके अलावा बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेसक्राफ्ट्स हैं, वो कहाँ भेजे जा चुके हैं, मार्स में भेजे जा चुके हैं, ताकि हम वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में जान सके, ये जान सके कि वहाँ के सरफेस पे पानी है या नहीं है। ठीक है, इसके साथ बेटा जो अपना ये चैप्टर है, ये पार्ट है, ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या सीखा, सैटेलाइट क्या होते हैं और मून और उसके फेजेस के बारे में सीखा। ठीक है, अब इसको आप एक अच्छे से फिर से देखना, वीडियो को वॉच करना चाहे तो वॉच करें और अच्छे से अपने ये कंसेप्ट क्लियर करें। ओके बेटा, थैंक यू।